गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एक्चुअल में होता क्या है। तो बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या है कि कितना आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, कितना वॉल्यूम ऑफ गैस आपका डिजॉल्व होता है इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर से समझाता हूँ कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंडर रूम टेम्परेचर की कंडीशंस के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस या वॉल्यूम ऑफ एनी गैस जो है वो डिजॉल्व होता है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड योर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है मैंने कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन ए पर्टिकुलर लिक्विड, किसी भी लिक्विड में किसी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है is the volume of gas in cubic centimeter। यूनिट लिए क्यूबिक सेंटीमीटर, आप नहीं भी ड्रॉप भी कर सकते हैं इसको। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर दैट कैन बी डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व हो सकता है टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा कि जिसकी फर्दर आगे उसके अंदर और डिसोल्यूशन ना हो सके, मतलब और ज़्यादा आप सॉल्यूट को डिजॉल्व ना कर सको। क्लियर, तो टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है एंड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ गैस या कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व हो सकता है टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड योर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर, अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे हो तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये भी एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है ना। हमने गैस को डिजोल्व करना है लिक्विड में, तो मतलब कितनी गैस हम लोग इसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये भी एक तरह की कंसंट्रेशन टर्म है। तो दिस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टर्म है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। क्लियर, तो दिस method of expressing concentration is called absorption coefficient। क्लियर, तो ये भी एक तरह का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका ही हुआ कि कितनी गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर, तो दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन coefficient। clear, and is denoted by alpha। क्लियर, इसको किसके साथ डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा के साथ। क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड योर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को यहाँ पे जिस सॉल्युबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस सॉल्युबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब सॉल्युबिलिटी गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो तो जो गैस हमारा है वो एज अ सॉल्यूट काम करेगा और जो हमारा लिक्विड है वो एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। क्योंकि हम लोग गैस की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड ऑब्वियसली सॉल्वेंट होगा और गैस यहाँ पे क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा। क्लियर, तो अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है, जैसे नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग गैस की यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस सॉल्युबिलिटी को, दिस सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, इस सॉल्युबिलिटी को हम लोग वो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ रखी हैं उनमें भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आपका मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। क्लियर, तो दिस सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। क्लियर, तो इस सॉल्युबिलिटी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इसको हम लोग मोलरिटी की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, गैस यहाँ पे सॉल्यूट होगा और यहाँ पे जो लिक्विड है वो हमारा सॉल्वेंट होगा। तो
एक किस्म की कंसंट्रेशन होगी कि कितनी गैस डिजॉल्व हुई है। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास और भी काफ़ी सारे मेथड हैं, तो इसलिए हम लोग इस सॉलिबिलिटी को मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर। अब हम लोग आगे ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी गैस की सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं लिक्विड के अंदर। तो आई होप आपने ये पहले भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बारे में पढ़ा होगा। तो चलो फिर से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को इफेक्ट करते हैं। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग solubility of gas in liquid। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं solubility of gas in liquid। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। क्लियर। नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। देखिए गैस का नेचर कैसा है, जिस सॉल्वेंट में मतलब जिस लिक्विड में हम लोग गैस को डिसॉल्व करने जा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, इस बात पे भी हमारी सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। क्लियर। जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं आपके सामने, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। ये गैसेस अगर देखी जाए तो क्या है, नॉन पोलर गैसेज है। क्लियर। ये गैसेस क्या है, नॉन पोलर है। क्लियर। वहीं अगर हम HCl की बात करें, क्लियर, फिर हम लोग अगर H2S की बात करें, एक्सेट्रा। क्लियर। ये वाली गैसेस हमारी क्या है, पोलर है। क्लियर। H2S ले सकते हैं या आप लोग NH3 ले सकते हैं। क्लियर, एक्सेट्रा। ये गैसेस कुछ ऐसी हैं जो क्या है, पोलर नेचर की गैसेस है। ये हमारी नॉन पोलर गैसेस है और ये हमारी क्या है, पोलर गैसेस है। क्लियर। तो अब अगर मैं इनकी सॉलिबिलिटी को चेक करता हूँ वाटर के अंदर, तो आपको पता है वाटर इज अ पोलर कंपाउंड। वाटर का नेचर कैसा होता है, पोलर। तो ऑब्वियसली जो ये गैसेस होंगी इसकी वाटर पे सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। इसकी वाटर में सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। वहीं अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये नॉन पोलर होने के कारण वाटर की जो सॉलिबिलिटी होगी, सॉरी वाटर के अंदर जो इन गैसेस की सॉलिबिलिटी होगी वो बहुत कम होंगी, लेस सॉल्युबल। ये बहुत कम सॉल्युबल होंगे और इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है वाटर का नेचर भी कैसा है, पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्लियर। तो मतलब अगर पोलर गैसेज हैं, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमारी गैस पोलर नेचर की है तो वो किसके अंदर डिसॉल्व होगी, जो सॉल्वेंट पोलर होगा। क्लियर। और अगर हमारी गैस नॉन पोलर है तो वो किसके अंदर ज़्यादा मैक्सिमम डिसॉल्व होगी, जो हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, नॉन पोलर। क्लियर। जैसे ये गैसेज जो है वो इसमें लेस सॉल्युबल होंगी, तो ज़्यादा सॉल्युबल किस में होगी, ऐसे सॉल्वेंट में जो किस नेचर का होगा, नॉन पोलर नेचर का होगा। जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 एक्सेट्रा। ये क्या है, नॉन पोलर नेचर के सॉल्वेंट है। क्लियर। तो इनके अंदर ये वाली गैसेस क्या होंगी, हाईली सॉल्युबल। इनके अंदर क्या होंगी, ये हाईली सॉल्युबल, ज़्यादा सॉल्युबल होंगी। क्लियर, एज कंपेरिजन टू दिस। क्लियर। और अगर इनकी बात करूँ तो ये पोलर में ज़्यादा सॉल्युबल होंगी, लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करें, इनकी बात करें तो इसमें क्या होंगी, ये लेस सॉल्युबल होंगी। क्लियर। तो दिस इज हाउ द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर गैस पोलर नेचर की होगी तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी ज़्यादा, और अगर नॉन पोलर नेचर की है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होगी। क्लियर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इफेक्ट करता है। क्लियर। अब आपको पता है कि जैसे ही आप गैस डिसॉल्व करोगे तो गैस कैसे डिसॉल्व होगी, अगर वो सॉल्वेंट के साथ कोई बॉन्ड बना रही है तभी वो उसके अंदर जाके डिसॉल्व हो सकती है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड ब्रेक होंगी, तो जो गैस डिसॉल्व है वो क्या होगी, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो लिक्विड को छोड़ के बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर गैस लिक्विड को छोड़ के जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर।
तो जनरली solubility of gas in liquid decreases with increase in temperature। क्लियर? जनरली क्या होता है, solubility ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज होती है लिक्विड के अंदर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो इसको हम लोग ली चैटलर प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे, अगर जनरली हम लोग बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। कह रहा है कि गैस जब डिसॉल्व होती है किसी भी लिक्विड के अंदर तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब किसी गैस का सॉल्युबल होना लिक्विड के अंदर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जब भी आप लोग किसी गैस को डिसॉल्व करते हो लिक्विड के अंदर तो दैट रिजल्ट्स इनटू द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट। क्लियर? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अगर हम देखें तो किसी भी गैस को जब हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर तो वो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक कैसे होता है। देखिए, जब भी आप मान लेते हैं हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने ये लिक्विड रखा है। क्लियर? तो इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया और यहाँ पे देखो गैस जो है वो रैंडमली मूव करती है, काफ़ी फ्री होते हैं उसके मॉलिक्यूल मूव करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो सरफेस के ऊपर ही रहेंगे। क्लियर? तो ये जो खाली स्पेस होगी ये किससे फिल्ड होगी, कोई भी खाली आपका कमरा ये खाली तो वो भी गैस के साथ फिल्ड रहता है। तो खाली स्पेस जो भी होती है अनलेस अगर आपने वैक्यूम क्रिएट नहीं किया है तो वो किसके साथ फिल्ड रहती है, गैस के साथ। तो यहाँ पे ऊपर क्या होगी, गैस होगी। क्लियर? अब अगर आप जब इस गैस को आप डिसॉल्व करने जाओगे लिक्विड के अंदर, मान लो कि ये गैस को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड के अंदर, तो क्या होगा, जब गैस लिक्विड के अंदर आएगा तो जब गैस लिक्विड स्टेट के अंदर आएगा तो गैस जो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, उसमें डिसॉल्व हो जाएगी ना, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, वो किस में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में। क्लियर? तो अब जब गैस लिक्विड स्टेट में आ जाएगी वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, जब वो लिक्विड बन जाएगी तो लिक्विड की वॉल्यूम जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द गैस, है ना। जो लिक्विड की वॉल्यूम होती है वो कम होती है एज कंपैरिजन टू द गैस। तो मतलब गैस जब लिक्विड में आ रही है तो वो लिक्विड में चेंज हो रही है, तो मतलब उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। क्लियर? मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपस में क्लोज आ रहे हैं। अब जब मॉलिक्यूल क्लोज आ रहा है तो मतलब उनकी वॉल्यूम कम हो रही है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तभी वो रैंडमली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हुए उनकी वॉल्यूम कम होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अब वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, लिक्विड स्टेट में। तो पहले एनर्जी ज़्यादा थी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो एनर्जी कम कैसे हो सकती है, अगर एनर्जी रिलीज हो गई हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी गैस इसके अंदर डिसॉल्व होगी तो क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम कब होगी, जब किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? तो तभी जब भी डिसोल्यूशन होता है गैस का किसी लिक्विड के अंदर तो एनर्जी क्या होती है, एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही होती है ना। जब लिक्विड में आएंगे तो लिक्विड स्टेट की स्टेबिलिटी गैसेस से तो ज़्यादा है ना, तो मतलब जो स्टेबिलिटी है गैसेस की वो इंक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, जब एनर्जी कम होती है। तो मतलब कभी भी गैस जब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी तो दैट विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे मैं एक छोटी सी रिएक्शन लिखता हूँ, गैस प्लस सॉल्वेंट, ये हमें क्या देता है, सॉल्यूशन, है ना। गैस और सॉल्वेंट को इसके अकॉर्डिंग जब हम मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो इसका मतलब क्या है, ये हीट को रिलीज करेगा, मतलब हीट को रिलीज करेगा। क्लियर? अब अगर यहाँ पे हम लोग ली चैटलर प्रिंसिपल लगा, हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, और होगा भी, है ना, क्योंकि सारी की सारी गैस तो इसके अंदर डिसॉल्व होगी नहीं, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि ये प्रोसेस किस में है, इक्विलिब्रियम पे। ये इक्विलिब्रियम की स्टेज पे कि जो गैस और सॉल्वेंट है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में, इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी गैस इसके अंदर डिसॉल्व हो गई है उतनी ही गैस, या जिस रेट से गैस डिसॉल्व हो रही है उतनी ही रेट से जो है वो गैस यहाँ से एक्सपेल आउट भी हो रही है, मतलब बाहर भी निकल रही है। क्लियर? बात समझ आ रही है?
कि जितना रेट ऑफ यहाँ पे डिसोल्यूशन है उतने ही रेट से गैस जो है वो बाहर भी निकल रही है। इक्विलिब्रियम का यही मतलब है कि जितने रेट से गैस डिजॉल्व हो रही है उतने ही रेट से गैस जो है वो बाहर भी निकल रही है। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये प्रोसेस किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो अब अकॉर्डिंग टू ली-चाइटलर प्रिंसिपल अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, अकॉर्डिंग टू ली-चाइटलर प्रिंसिपल जो सबने 11 में पढ़ा है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली-चाइटलर प्रिंसिपल अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो ये रिएक्शन किस साइड मूव करेगी, जो इक्विलिब्रियम है वो किस साइड शिफ्ट होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू ली-चाइटलर प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी अगर कोई आपका प्रोसेस, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अगर आप उसकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में वो जो बढ़ी हुई क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी आपने बढ़ाई है, जो फिजिकल क्वांटिटी आपने इंक्रीज की है, वो क्या हो जाती है, उसके इफेक्ट को वो क्या कर देता है, अंडू कर देता है। क्या बोलता है ली-चाइटलर प्रिंसिपल कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और इक्विलिब्रियम पे अगर आप उसकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन से जो चेंज आपने इम्पोज करी है वो चेंज क्या हो जाए, अंडू हो जाए, उसका इफेक्ट क्या हो जाए, खत्म। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट करेगी, जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या कर देता है, वापस वही कंडीशंस को री एस्टेब्लिश कर देता है। तो जब भी आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, देखो जब आप टेम्परेचर, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है कि टेम्परेचर को कम करना है। तो वो टेम्परेचर को किस डायरेक्शन में कम कर सकता है, फॉरवर्ड जाके या बैकवर्ड जाके, बैकवर्ड जाके, बिकॉज फॉरवर्ड प्रोसेस तो क्या है, हीट को रिलीज कर रहा है। तो अगर आप और टेम्परेचर दोगे तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, टेम्परेचर को कम करना, तो फिर रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट कंज्यूम हो रही है। तो क्लियर, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होता है, आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी और बैकवर्ड आपको क्या मिल रहा है, गैस और सॉल्वेंट। तो इट मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर, क्लियर। मैंने आपको दो तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ा दिए कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एनर्जी बढ़ती है, तो जो गैस ऑलरेडी डिसॉल्व होगी तो उसकी बॉन्ड जो है वो आपस में क्या होंगी, ब्रेक होंगी। क्लियर, उनकी बॉन्ड क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, ली-चाइटलर प्रिंसिपल को अप्लाई करके भी आप लोग कर सकते हो, बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर, इसलिए जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, अब हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो क्या है, प्रेशर। क्लियर, देखिए प्रेशर भी सॉल्युबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में आपका कौन सा है, प्रेशर का है। क्लियर, नेक्स्ट मेथड इज प्रेशर। तो बेटा प्रेशर जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्लियर, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका तीनों में से यही है। क्लियर, तो अगर हम प्रेशर का फैक्टर समझना आता, चलिए एक डायग्राम बना देते हैं छोटी सी। हम लोगों ने ये मान लिया कि हमारे पास एक वेसल है, क्लियर, और यहाँ पे हमने कोई लिक्विड है, मान लो कि ये वाटर ही है। क्लियर, और इस वेसल को हमने यहाँ से एक ढक्कन लगा के बंद कर दिया, और यहाँ पे हमारी क्या पड़ी है, गैस पड़ी है। क्लियर, अब क्या होगा बेटा, ये गैस है और ये क्या है, लिक्विड। ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल आपके सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक होंगे, किसके, गैस के, जो मॉलिक्यूल आपके गैस के लिक्विड की सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक होंगे तो लिक्विड उसको ट्रैप कर लेगा और वो मॉलिक्यूल चला जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर जाके, या लिक्विड के अंदर जाके क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल आपके सरफेस के ऊपर आते जाएंगे वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते जाएंगे। क्लियर, अब मान लेते हैं कि ये प्रोसेस जो हमारा है वो कहाँ पे चल रहा है, नॉर्मल कंडीशन पे चल रहा है अंडर रूम टेम्परेचर। अब मैंने यहाँ पे वाटर लिया या कोई और सॉल्वेंट है, तो रूम टेम्परेचर पे आपको पता है कोई भी लिक्विड होगा तो उसके अंदर इवेपोरेशन तो होती है ना, बॉयल नहीं होगा लेकिन इवेपोरेशन तो होती है ना। वाटर को आप लोग बाहर रूम टेम्परेचर पर रख दो तो उसमें से इवेपोरेशन तो होती रहेगी ना। इवेपोरेशन इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना दैट ऑकर्स एट रूम टेम्परेचर। क्लियर, तो अब होगा क्या, जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे वो इसकी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके लिक्विड के अंदर चले जाएंगे। क्लियर, अब हम ये मान लेते हैं
कि ये हमारा जो प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम पर है, ये सिस्टम जो है वो इज इन इक्विलिब्रियम है। हमारा ये सिस्टम जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ये सिस्टम जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, हमने ये माना कि हमारा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर जा रहे हों गैस के, तो उतने ही पार्टिकल या मॉलिक्यूल गैस के लिक्विड को लीव करके ऊपर भी आ रहे हों। मतलब जितने रेट से गैस डिजॉल्व हो रही है उतने ही रेट से गैस जो है वो बाहर भी निकलनी चाहिए। मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन शुड बी इक्वल ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना। तभी तो हमारा क्या बनेगा, तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बनेगी, है ना। हमने ये माना कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जितने गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर कर रहे हैं नहीं यहाँ से लीव भी करें, तभी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा ना। और ऐसा प्रोसेस कब होता है बेटा, जब आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। मतलब जितनी गैस डिजॉल्व हो सकती है आपकी गैस के लिक्विड के अंदर उतनी गैस डिजॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद फर्दर गैस डिजॉल्व नहीं होगी। या ऐसे कहिए कि जब भी फर्दर गैस डिजॉल्व होगी तो ऑलरेडी उसमें से जो कुछ प्रेजेंट डिजॉल्व गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ये सब हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। क्लियर, तो हमने माना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम पे है तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर होगा। ये हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इसके प्रेशर को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। प्रेशर इंक्रीज करने से मतलब क्या, कि जो इसका ऊपर वाला ढक्कन है इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। क्लियर, तो अब क्या होगा, लिक्विड तो प्रेशर अप्लाई करने से कंप्रेस नहीं होता है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो ऑलरेडी क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें डिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो इनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, मतलब वो वॉल्यूम जो अवेलेबल था गैस के मॉलिक्यूल के लिए अब वो क्या हो गया है, कम हो गया। मतलब मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेट हो गया ना, मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी क्लोज आ गए। अब मॉलिक्यूल जब क्लोज आ गए, उनके पास वॉल्यूम कम हो गई है, तो यहाँ पे देखो आपके पास वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी, मॉलिक्यूल के पास जगह काफ़ी थी, तो बड़े कम मॉलिक्यूल थे जो सरफेस पे आके स्ट्राइक करेंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई करा तो क्या हुआ, गैस के पास वॉल्यूम कम होगी, अब मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज आ गई, कम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो स्ट्राइक करेंगे मॉलिक्यूल उनका नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप लोग प्रेशर अप्लाई करोगे देन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उनकी सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप क्या कर रहे हैं, लिक्विड की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा गैस क्या हो रही है, डिजॉल्व हो रही है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाती है, इंक्रीज। खुद इमेजिन करके देखो, अब यहाँ पे है तो सरफेस ज़्यादा है, तो बड़े कम मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही आप लोग प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल के पास वॉल्यूम अवेलेबल, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पे टकराएंगे, लिक्विड की सरफेस के ऊपर, और सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। मतलब ये इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब ज़्यादा गैस जो है वो सॉल्युबल हो जाएगी इसमें, लिक्विड के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, विद द इंक्रीज इन प्रेशर solubility of गैस increases। क्लियर, प्रेशर को बढ़ाने से गैस की सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना। पिक्चर से क्लियर हो रहा है, काफ़ी क्लियर हो रहा है कि सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है प्रेशर को इंक्रीज करने से। क्लियर, सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है प्रेशर को इंक्रीज करने से। इस दोनों डायग्राम से ये बात क्लियर हो रही है। क्लियर, ये जो रिलेशन है ये क्या है, क्वालिटेटिव रिलेशन है। ये हमें ये तो बताता है कि भाई इंक्रीज हो रही है सॉलिबिलिटी
प्रेशर को इंक्रीज करने से, है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी और प्रेशर। लेकिन कितनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्वांटिटी क्या होगी, कितना गैस मास का डिजोल्व होगा, कितनी सॉल्युबिलिटी होगी किसी गैस की, उसकी जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है वो यहाँ से क्लियर नहीं होती है। इसकी जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, हेनरी इनका नाम था, 1803 में उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। उसमें उन्होंने इस रिलेशन को क्वांटिटेटिवली डिस्कस करा था, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू, आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सकें। और मेरा जितना भी कंटेंट होता है वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड होता है ना, तो CBSE बोर्ड के लिए स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू CBSE एंड जो आपके स्टेट बोर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं पूरे अपने कंटेंट को रखता हूँ। तो ये आपको आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, नोट्स वाइज प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। क्लियर? तो हेनरी लॉ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।